खबरों की तह में छुपी होती है कई बारीकियां, जिनको अगर आप ना समझे ना एनालाइज करें तो फिर आप खबर नहीं समझते। इन तमाम चीजों को एनालाइज करके लिए आपके लिए लेकर हम आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा बताया जा रहा है कि 9 जून को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयारी कर चुके हैं और यहां पर कहीं कोई दुविधा होती हुई नहीं दिखाई दे रही। एक गठबंधन की सरकार है जो अपने आप में पूरी तैयारी कर चुकी है। हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव है साहब, जिसे हम सबको नोट करना चाहिए। यह पहले गठबंधन की सरकार होगी जहां एक ऐसी पार्टी जिसने अपने दम पर 10 साल तक सरकार चलाई, वो थोड़ी सी अपनी सीटों के आंकड़ों में कमी होते हुए देखकर सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चलाएगी। लेकिन यह सरकार कैसी चलेगी? क्या इस सरकार में उसी तरीके के फैसले होंगे जैसे बीते 10 सालों में होते रहे हैं? क्या कुछ पास होगा, क्या कुछ रुकेगा, क्या कुछ टूटेगा? इस पर हम करेंगे विश्लेषण और बताएंगे आपको कि क्या क्या संभव है और क्या क्या ठंडे बस्ते में जाने के आसार दिख रहे हैं। फिर हम बात करेंगे हमारी दूसरी बड़ी स्टोरी। दलित राजनीति ने आज भारत में एक नए स्वरूप को प्रस्तुत किया है। आपने अभी तक देखा था कि दलित वोट बैंक को मायावती और कांशीराम ने एक आयाम दिया था। उसके पहले दलित वोट बैंक कांग्रेस के हाथी मानी जाती थी, लेकिन उस दलित वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधिपत्य धीरे धीरे बनाना शुरू किया। उस आधिपत्य से बाहर निकलकर आज दलित वोट बैंक अपने खुद के नेता चुन रहा है। इस पर करेंगे चर्चा और फिर हम आपको बताएंगे कि आने वाले 12 महीने में कई ऐसे राज्यों के चुनाव हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया या किया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होनी चाहिए, विपक्ष को अपनी रणनीति क्या बनानी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मौजूदा एक सेटबैक से सीख लेते हुए इंडिया गठबंधन को एक मजबूत चैलेंज देकर अपनी पुनर्स्थिति को पा सकती है, इसका आकलन करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं इस मुद्दे पर कि आखिरकार इस प्रचंड जीत के प्रचार के लेकर जो बातें हो रही थी और वो प्रचंड जीत नहीं मिली, तो क्या मोदी सरकार अपने पैर में बेड़ियां बंधते हुए देखेगी? अगर मेरी मानिए साहब, तो ऐसा आप कतई होते हुए नहीं देखेंगे। ये जो तमाम अटकलें चल रही हैं कि फला घटक दल, फला सहयोगी इतने मंत्रालय मांग रहा है, ये मंत्रालय मांग रहा है, वैसा मंत्रालय मांग रहा है, यकीन मानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली और उनके स्टाइल में इस तरह की डिमांड्स की कहीं कोई जगह नहीं है। और आप देखिएगा शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही ये बातें स्पष्ट होती दिखाई देंगी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2002 में मुख्यमंत्री पद संभाला था गुजरात का, वहां से लेकर आज तक यानी कि 2024 तक वो खुद अपनी मेजॉरिटी की सरकार चलाने के आदी रहे हैं। सहयोगियों को साथ लेकर चले जरूर हैं, क्योंकि देखिए 2014 के बाद एनडीए को भंग नहीं किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है कि वो जानते हैं कि देश के लिए क्या सही है और क्या नहीं, इसी आधार पर वो अपने फैसले लेते हैं। और जहां तक मेरी समझ है, हो सकता है कि मैं गलत साबित हूं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसले खुद ही लेते हुए दिखाई देंगे। आने वाले दिन इस मेरी वाक्य पर आप इस पर मुझे आंक सकते हैं। तो आइए ये आपको बताते हैं कि दरअसल ऐसे कौन कौन से फैसले हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी ही करेगी और उसमें कहीं कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि विदेश नीति भारत की जो बीते 10 सालों में आपने देखी है, अग्रेसिव विदेश नीति, जहां भारत ने पूरे दमखम के साथ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने स्तंभ, अपने चिन्ह और अपने निशान को सामने रखा है, यह बिल्कुल आपको ठीक वैसे ही दिखाई देगा। तमाम देशों के साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंध हैं। राष्ट्रहित और देश हित को आगे रखकर भारत सरकार ने बीते 10 सालों में फैसले लिए हैं और यही फैसले आगे 5 साल भी लिए जाते रहेंगे। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अमेरिका के साथ भी चलेंगे, रूस के साथ भी दोस्ती होगी, ईरान के साथ भी खड़े रहेंगे और इजरायल को नसीहत भी देंगे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह रणनीति जो कूटनीति है, यह वैसी ही रहेगी।
हिंद और प्रशांत क्षेत्र में आप भारत की बड़ी भूमिका देखेंगे और एशिया में चीन के मुकाबले आप भारत को एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरते हुए भी देखेंगे। चलिए पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। पड़ोसी देशों से मिलजुल कर बातचीत होगी, काम करने की बात होगी, लेकिन जहां पाकिस्तान और चीन की बात निकल कर आती है वहां पर संबंध पहले जैसे ही रहेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं दिखाई देगी। चीन की सीमा से लगे भारत की जो सीमा है वहां पर भारतीय सैनिकों के जमावड़े पर कोई बदलाव आपको नहीं दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो तमाम चीनी कंपनियां हैं उनको धीरे धीरे भारत से उखाड़ने की जो पूरी कोशिश हो रही है उसमें कोई कमी आपको नहीं दिखाई देगी। पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का दबाव लगातार बना रहेगा, यहां पर आपको कहीं कोई भी बदलाव नहीं दिखेगा। दूसरी बड़ी बात, डिफेंस पॉलिसी, कोई बदलाव आपको नहीं दिखाई देगा भारत की डिफेंस पॉलिसी और नीति में। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का काम जो बीते 10 सालों में बहुत जोर शोर से आगे बढ़ा है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस आर्मामेंट्स, इन तमाम चीजों पर जोर वैसा ही रहेगा जैसा अभी 10 सालों तक आप देखते चले आ रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत तमाम विदेशी कंपनियां और भारतीय कंपनियों को डिफेंस इक्विपमेंट्स को भारत में बनाने की जो प्रोत्साहन दी जा रही है वो वैसे ही रहेगी और इसी आधार पर आप डिफेंस सेक्टर में बढ़ोतरी देखेंगे। राफेल के विमान खरीदे जा रहे हैं, नेवी वर्जन, वो बिल्कुल उसी आधार पर चलेगा। सबमरीन की तैयारी, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा, कोई बड़ा बदलाव यहां नहीं दिखने वाला आपको। हाँ, एक बात जरूर है जिस पर थोड़ी सी आपको नीति में बदलाव दिख सकता है, वो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर और उसके साथ साथ पेंशन और प्रोविडेंट फंड्स जो सैनिक कर्मचारियों के हैं, उस पर भारत सरकार अपने रुख में थोड़ी सी लचीलापन ला सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पर डिफेंस नीति एकदम वैसी ही रहेगी। अब आ जाते हैं आर्थिक नीति पर। आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में आपको कहीं कोई बदलाव नहीं दिखेगा साहब। विकसित भारत को लेकर जो रणनीति बनाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और जिस तरह से मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया है और उसके साथ साथ पीएलआई स्कीम्स जो विभिन्न सेक्टर्स में रखे गए हैं, चिप मैन्युफैक्चरिंग में भारत अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसमें कहीं कोई बदलाव आपको नहीं दिखेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बड़े पैमाने पर आप देख रहे थे, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, ब्रिजेस की बात कर लें, उसके साथ साथ बड़े बड़े जो हम काम कर रहे हैं उसमें कहीं कोई बदलाव आपको नहीं दिखाई देगा, सब चीजें वैसे ही रहेंगी। और सबसे बड़ी बात, इन्फ्लेशन पर नकेल कसना, राजकोषीय घाटा यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करना, इसका काम निरंतर चलता रहेगा। आप देखिए, इस पर कहीं कोई बदलाव नहीं आने वाला। हाँ, एक और बड़ी बात है, जो रिफॉर्म्स की बात है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं बाजार को और उसके साथ साथ निवेशकों को, उसमें भी कहीं कोई बदलाव आपको नहीं दिखेगा। फिर और क्या नहीं बदलेगा, कल्याणकारी योजनाएं, गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालना, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना, लोगों की जेब में पैसे डालना, यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आज भी करेगी, पहले भी करती आ रही थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, कोई बदलाव नहीं होने वाला। आयुष्मान योजना जिसके तहत इंश्योरेंस मिल रहा था, कोई बदलाव नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री आवास योजना, टारगेट उसी तरीके से रहेंगे और हर व्यक्ति परिवार को एक घर देने की कोशिश वैसे ही रहेगी। उज्ज्वला योजना वैसे ही रहेगा। यानी कि आप अगर जो वेलफेयर स्कीम्स की बात करें, 80 करोड़ लोगों को जो आज खाना दिया जा रहा है, उनके पेट को भरा जा रहा है, इस योजना में कहीं कोई तब्दीली आपको नहीं दिखाई देगी। इसके साथ साथ और क्या नहीं बदलेगा, डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, ब्लैक मार्केटिंग पर पूरी तरीके से रोक, ब्लैक मनी पर रोक, केंद्र सरकार का प्रहार, इस तरह की तमाम गतिविधियों पर बिल्कुल बदस्तूर चलता रहेगा। यहां पर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई देगी। जो तमाम लोग जो आज मानते हैं कि ईडी और उसके साथ साथ सीबीआई और बाकी तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, उनके प्रहार, उनके कार्यक्षमता और कार्यशैली में तब्दीली आने वाली है, आप चेत जाइए, कोई तब्दीली नहीं आएगी साहब, इस बात को आप गांठ बांध कर रखें। हां, यह जरूर है कि कुछ एक बातें हैं, गठबंधन की सरकार है, लिहाजा मौजूदा मोदी सरकार को अपनी कुछ जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है, जो चाहत है, वहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। जाहिर सी बात है, कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी लेकर बीते 10 सालों तक बहुत उत्साहित रही है, उस पर अवरोध लग सकता है या फिर सहयोगियों के बिना मदद के उसे सामने नहीं रखा जा सकता। ऐसे में कुछ एक मुद्दे आपके सामने रख सकता हूं जिनको फिलहाल ठंडे बस्ते में रखा जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन,
इस पूरे मामले पर जब तक सभी दलों के साथ सहमति नहीं बनेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती और इसके लिए विपक्ष की सहमति भी चाहिए, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास सिंपल मेजॉरिटी भी अभी नहीं है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद का जो पूरा काम था वो भी एक तरह से ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कम से कम फौरी तौर पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड ने इसे लागू किया है, लेकिन बाकी राज्यों ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने कहा है कि वो इसे लागू करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो लागू होंगे यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। हां, केंद्र के स्तर पर क्या केंद्रीय कानून बनकर समान आचार संहिता लागू की जाएगी? मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अभी इस पर कोई भी जल्दबाजी करने वाली है। फिलहाल यह मसला ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी इन दोनों पार्टियों के पास मुस्लिम वोट बैंक का एक अच्छा खासा समुदाय है। ये दोनों पार्टियां विरोध कर सकती हैं, इसके साथ साथ अन्य दल भी विरोध करेंगे और विपक्ष भी अभी काफी मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को अभी आगे लेकर बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए फिलहाल यह ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जुडिशियल रिफॉर्म्स, जिसे लेकर मोदी सरकार बहुत ही तेजी से आगे बढ़ना चाहती थी, क्योंकि इससे कई तरह की पारदर्शिता सामने आती हुई दिखाई देगी, यह भी फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कोलिजियन सिस्टम को लेकर कई तरह के सवाल हैं और यह बात हमेशा कही गई कि ब्रदर जजेस कैन नॉट अपॉइंट जजेस, लेकिन अभी इस पूरे मसले पर लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार, गठबंधन सरकार, कोई ठोस कदम उठाती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ एनजेसी को लेकर, जो आप याद कीजिएगा कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद थे, उस वक्त बहुत तेजी से इस पर काम शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद अगले 5 साल तक इस पर काम नहीं हो पाया। आज भी मुझे नहीं लगता है कि इस पर काम होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि यह भी ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद परिसीमन, 2026 में परिसीमन होना था। इस परिसीमन का विरोध सबसे ज्यादा दक्षिण के राज्य कर रहे थे। चंद्रबाबू नायडू के सरकार में शामिल होने के साथ ही परिसीमन पर अब अवरोध लग सकता है। यहां तक कि नीतीश कुमार, जो कि वन नेशन वन पोल के लिए एक तरह से सहमत हैं, वो परिसीमन को लेकर सहमत नहीं है। और भी कई ऐसे राजनेता हैं जो अभी घटक दल हैं एनडीए के, जो परिसीमन को लेकर सहमत नहीं होने वाले हैं। इसलिए परिसीमन को लेकर भी अभी मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और महिला आरक्षण जो पारित किया गया पार्लियामेंट में, 33% रिजर्वेशन, उसे 2029 के परिसीमन के बाद लागू करने की बात कही गई थी, वो भी फिलहाल ठंडे बस्ते में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसे कुछ फैसले हैं, ये ऐसे कुछ बड़े मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं उठाएगी। याद कीजिए वाजपेयी जी का वो दौर, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के कई कोर इश्यूज को लेकर कोई भी निर्णायक फैसला नहीं ले पा रही थी, क्योंकि सहयोगियों की रजामंदी के बगैर इस तरह के फैसले नहीं लिए जा सकते। और अभी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। ऐसे में यह फैसले ले पाना थोड़ी मुश्किल होगी। इसके साथ साथ कहां कहां लचीलापन अब आपको दिखाई देगा। देखिए, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे ही आप गठबंधन की सरकार पर आते हैं, गठबंधन की सरकार में लचीलापन आपको लेना ही पड़ता है। अब ऐसे में एक मुद्दा जो कि चुनाव में बड़ा बनता हुआ दिखाई दिया, अग्निवीर का मुद्दा, इस मुद्दे पर जेडीयू ने अपने रुख को साफ कर दिया है। पहले देखिए जेडीयू ने कहा क्या है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। इस योजना पर अगर देखा जाए तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार को विचार करना पड़ेगा। चुनाव के दौरान भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 मौकों पर कहा था कि अग्निवीर योजना में अगर कहीं कोई त्रुटियां हैं तो उन्हें दूर करने की कोशिश सरकार करेगी। यानी कि यहां एक मॉडरेशन आपको आता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा। अभी तक मोदी सरकार की एक बहुत डिफाइंड स्ट्रक्चर था, वो ये था कि ऑपोजिशन चाहे कुछ भी कहे, हमें जो करना है वो हम करेंगे, क्योंकि हम इसे राष्ट्रहित में मानते हैं, ऑपोजिशन की परवाह किए बगैर। लेकिन आज चूंकि ऑपोजिशन, इंडिया अलायंस और तमाम अन्य दल एक अच्छी सपोर्ट बेस के साथ खड़े हैं, उनके साथ तकरीबन 235 सांसदों का समर्थन है, लिहाजा केंद्र सरकार को अब अपने फैसलों में
ऑपोजिशन को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, ऑपोजिशन की टिप्पणियों को ध्यान देना पड़ेगा। और ये सरकार के लिए जहां बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए यहां पर आपको लचीलापन दिखाई देगा। लचीलापन और कहां दिखेगा? दलित समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को इस बार बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में धता बताया है। ऐसे में दलित समुदाय के नेतृत्व को लेकर उठ रहे नए चेहरे को अपनी तरफ लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार कर सकती है और दलित समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक नए लचीले उत्पन्न के आप कई ऐसे घोषणाएं देख सकते हैं। इसके साथ साथ अभी तक ये आरोप लगाए जाते रहे हैं मोदी सरकार पर कि बड़े उद्योगपति घरानों को सरकार का सीधे तौर पर समर्थन दिखता है। मोदी सरकार ने इसकी परवाह नहीं की साथ, लेकिन अब ये सीधे समर्थन की आरोप जब लगेंगे तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े उद्योग घरानों से सरकार के संपर्कों की बात जो होती है, जो तथाकथित तौर पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, इस नैरेटिव से भी एनडीए की सरकार बचने की कोशिश करेगी। एक लचीलापन यहां पर भी आपको दिखाई देगा और एक बड़ा लचीलापन काशी और मथुरा की मांग को लेकर होगा। वहां पर भी मंदिर निर्माण को लेकर बहुत ही अग्रेसिव पिच पर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को आगे आते हुए नहीं देखेंगे। योगी आदित्यनाथ ने तो मुखर तौर पर कहा था, लेकिन क्या 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा? यह कह पाना अभी बड़ा मुश्किल है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो गठबंधन की जो मजबूरियां होती हैं वो आज जाहिर सी बात है सबके सामने है। ऐसे में जो हम उम्मीद कर रहे हैं, जो बजट भी सामने आएगा, वो बजट जरा लोक लुभावन होगा, आम आदमी को टैक्स से थोड़ी राहत दिलाता हुआ देगा, महिलाओं, किसानों, युवाओं के लिए एक नया फोकस होगा और सबसे बड़ी बात, रोजगार के अवसर बढ़ाने को प्राथमिकता के तौर पर एनडीए की सरकार अब आगे बढ़ाएगी। ये बदलाव आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में। दलित राजनीति, दलित राजनीति भारत का एक अभिन्न अंग है 90 के दशक से, या यूं कहें कि आप इसे 80 के दशक से ही इसे एक उभरते हुए तौर पर देख सकते थे। उसके पहले 80 के पहले तक दलित राजनीति आमतौर पर कांग्रेस की एक किचन रूम पॉलिटिक्स के आधार पर थी, जहां पर सिर्फ टोकन के तौर पर जगजीवन राम को प्रस्तुत कर दिया जाता था, लेकिन दलितों के बारे में कोई सोचता नहीं था। उन्हें एक टेकन फॉर ग्रांटेड वोट बैंक माना गया था। लेकिन कांचीराम और मायावती ने दलित पॉलिटिक्स को एक नया आयाम दिया और एक बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब से होता हुआ एक अभियान निकला जिसने 1989 में एक भूचाल लाया और वहां से पंजाब से निकलते हुए उत्तर प्रदेश तक दलित राजनीति की यह हवा खड़ी हुई, जहां दलित राजनीति के चेहरे के तौर पर मायावती दिखी। जिस तरीके से दलित की राजनीति पर मायावती का चेहरा उभरा था, आज उसी तरीके से 3 नए दलित चेहरे देश के सामने हैं साहब। सबसे पहला चेहरा है चंद्रशेखर रावण का। नगीना सीट से 2.5 लाख वोट से इन्होंने जीत हासिल की है। बीजेपी के ओम कुमार और समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार को हराया है। इस सीट पर बीएसपी के सुरेंद्र पाल सिंह को 13,272 वोट ही मात्र मिले। यानी कि आप समझिए कि किस तरीके से दलित वोट बैंक को पूरी तरीके से चंद्रशेखर ने अपने पास कर लिया है। दूसरा बड़ा चेहरा आपके सामने रखते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद जी, जाति से ये पासी हैं। अयोध्या जिले की सीट को आप इस तरीके से समझिए कि यहां पर राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो एक वेव दिखाई दे रहा था, लेकिन इस वेव में भी जिस तरीके से अवधेश प्रसाद ने अपनी जमीन तैयार की है, वो बताता है कि दलित राजनीति आज कितनी महत्वपूर्ण है और ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा तुरुप का इक्का बनने वाला है साहब, याद रखिएगा। आपको उनके डिटेल्स आपके सामने हमने रखे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं दलित राजनीति का तीसरा उभरता हुआ चेहरा, राजस्थान की भरतपुर सीट से जीतने वाली संजना जाटव। संजना जाटव उसी जाति से आती हैं जहां से मायावती है। इन्होंने 51,938 वोटों से अपनी जीत हासिल की है। संजना जी ने भारतीय जनता पार्टी के राम रूपल कोहली को हराया और जिस तरह से ये जीत हासिल हुई है, ये बताती है कि कैसे दलित राजनीति राजस्थान में अब अपनी पैठ कर रही है। यहां देखिए, ये डायनेमिक्स बदल रहा है साहब और इसे समझना बहुत जरूरी है। अब जहां आपने 3 नए चेहरे देखे, वहीं पुराना स्थापित चेहरा मायावती, जनाब मायावती तो आज फिसड्डी साबित हो गई दलित राजनीति को। दलितों को ही मायावती पर भरोसा नहीं रहा। आज मायावती का वोट बैंक, या यूं कहें कि बीएसपी का वोट बैंक 2% के आसपास सिमट कर रह गया है
उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वोट शेयर 41.37% था, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 33.59% रहा, कांग्रेस का वोट शेयर 9.46% रहा, बीएसपी का वोट शेयर 9.39% है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे बीएसपी ने अपने पूरे चक्र को घोल कर लिया, यानी कि 360 डिग्री घूम गई। बीएसपी की शुरुआत 1991 में जिस वोट परसेंटेज से हुई थी, आज 2024 में उस वोट परसेंटेज के भी नीचे गिर चुकी है बीएसपी। जरा सोचिए, बीएसपी का पीक वोट परसेंटेज 22% के आसपास, 27% 2009 में था। 27% वोट शेयर जिस पार्टी का था, आज वो वोट शेयर खोते खोते 9.39% पे पहुंच गई, जो कि 1989 में 9.9% था जब कांशीराम जिंदा थे। यानी कि मायावती की राजनीति को दलितों ने पूरे तरीके से नकार दिया है। जाहिर सी बात है, मायावती के पास चेहरा बचाने का और कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया और यह कहा कि जितने भी जाटव हैं, जो उनकी जाति है, उन्होंने तो मुझे मतदान दिया, लेकिन बाकी अनुसूचित जाति ने मुझे वोट नहीं दिया, शेड्यूल कास्ट ने मुझे वोट नहीं दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने ठिकरा फोड़ा मुसलमानों के ऊपर। उन्होंने कहा कि मुसलमान उम्मीदवार उतारने के बाद भी मुसलमानों ने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया, लिहाजा अब आने वाले समय में वो सोचेंगी कि मुसलमान प्रत्याशी उतारें। अब जरा बताइए साहब, मुसलमान और दलित वोट बैंक को एक साथ रखने की कोशिश की मायावती ने। मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, यही कॉम्बिनेशन था जिसके आधार पर उन्होंने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई थी 2012 में। लेकिन जब आप अपने ही वोट बैंक को एक साथ नहीं रख पा रहे हैं, तो आप ठीकरा किसके ऊपर फोड़ रहे हैं? मुसलमानों के ऊपर। क्योंकि मुसलमानों ने यह समझ लिया कि मायावती में आज वो कुव्वत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। जाहिर सी बात है, टैक्टिकल वोटिंग हो रही है। अब आप ये कहेंगे कि आखिरकार शेड्यूल कास्ट ने मायावती को क्यों छोड़ा? इसलिए क्योंकि बीएसपी ने शेड्यूल कास्ट की बातें उठानी बंद कर दी थी। और खास करके इस चुनाव में जब इंडिया अलायंस ने कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन को लेकर सवाल खड़े करने शुरू किए, तो बीएसपी ने वहां पर अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई। जाहिर सी बात है कि दलितों के पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो समाजवादी की पार्टी के पास जाए, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं रिजर्वेशन खत्म तो नहीं किया जा सकता। हालांकि यह प्रचार या दुष्प्रचार कहें आप इसे, लेकिन इसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। जो दलित बीजेपी के पास रहा करता था, वो दलित खिसक कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास चला गया। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ मायावती। क्योंकि मायावती ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ दलित जनहित के बारे में कोई चर्चा कभी नहीं की। जब आप अपने वोट बैंक की सुध नहीं लेंगे, तो वोट बैंक आपकी सुध क्यों लेगा? इसके साथ साथ इस बात को भी समझना पड़ेगा कि चंद्रशेखर रावण कैसे इतने बड़े नेता बने। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक प्रत्याशी के तौर पर नहीं, बल्कि एक कैंपेनर के तौर पर उत्तर प्रदेश में उतारा, और दलितों के बीच में उनके तेवर बड़े जबरदस्त दिखाई दे रहे थे। लेकिन अचानक बीच चुनाव में दूसरे दौर के बाद ही उन्हें कैंपेन से हटा दिया गया और कहा गया कि वो अपरिपक्व हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सभाओं में दलित बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे, उस व्यक्ति को अपरिपक्व इसलिए करार दिया गया क्योंकि बीएसपी को इस बात का डर था कि कहीं एजेंसीज के दबाव में आकर कुछ इधर उधर ना हो जाए। डर के आगे जीत होती है। शायद मायावती इस बात को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकती। और जैसे ही आकाश आनंद का चैप्टर क्लोज हुआ, वैसे ही चंद्रशेखर आजाद की राजनीति शुरू हो जाती है। और आप देखिए कि जो कांशीराम की पॉलिटिक्स थी, आज उसी पॉलिटिक्स को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने में चंद्रशेखर आजाद बड़े पैमाने पर सामने दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर ने वही रास्ता इख्तियार किया जो कांशीराम ने किया था। हर उस व्यक्ति के साथ अपना गठजोड़ करो, हर उस व्यक्ति के साथ जाकर खड़े हो जाओ जो तुमको फायदा पहुंचा सकता है। कांशीराम तो कहते थे कि अगर आज मुझे एक पार्टी फायदा दे रही है और कल मुझे दूसरा, तो इसको भी ले लो, कल उसको भी ले लो, क्योंकि मुझे अपने सर्व समाज के बारे में बात करनी है। यही काम आज चंद्रशेखर कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के साथ आपने उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान 2022 में देखा होगा, लेकिन वो तस्वीरें आज बिल्कुल गायब हैं। रगीना से जीत के बाद चंद्रशेखर ने देश में दलितों की राजनीति को एक नया आयाम दिया है, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक यही बात राजस्थान को लेकर है, जहां पर संजना जाटव के दम पर कांग्रेस दलित राजनीति को एक नया आयाम देने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ अयोध्या की फैजाबाद वाली सीट से अवधेश प्रसाद की जीत समाजवादी पार्टी में दलित राजनीति का एक चेहरा है, और उत्तर प्रदेश में इस चेहरे से काफी फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को।
कुल मिलाकर देखें तो पूरे देश में दलित राजनीति का उत्थान अब एक अलग तरीके से हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी दलित राजनीति बड़े पैमाने पर सामने है, जिसने बीजेपी को डेंट किया है। और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी इस पर रणनीति बना रही होगी, कम से कम मुझे यह यकीन है। इसके साथ साथ एक और वोट बैंक जिस पर भारतीय जनता पार्टी को अब नजर रखनी पड़ेगी, शेड्यूल्ड ट्राइब। दलित वोट बैंक के साथ साथ शेड्यूल्ड ट्राइब का भी जो वोटिंग पैटर्न है वो बड़े पैमाने पर तब्दील हो रहा है। झारखंड में 4 की 4 जो रिजर्व सीट थी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, उन चारों सीटों पर जेएमएम को फायदा मिला है। जेएमएम और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी वहां जीत नहीं पाई। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की बात कर लें, अन्य जगहों पर बात कर लें, ट्राइबल्स का समर्थन नहीं मिला है भारतीय जनता पार्टी को। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना पड़ेगा कि ट्राइबल्स को साधने की जो पूरी कोशिश 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, जिसका बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में देखने को मिला है, छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है, वो फायदा उन राज्यों से अब घट रहा है जहां पर ट्राइबल्स अपने आप को बीजेपी के पास असुरक्षित पा रहे हैं। यानी ट्राइबल सियासत में भी अब एक बदलाव है, और इस बदलाव को अगर आप बीजेपी के संदर्भ में देकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को जहां अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता है, वहीं पर यह एक मौका है इंडिया अलायंस के लिए, जहां वो ट्राइबल्स को अपने पास कर सकते हैं। याद कीजिए वो जमाना जब गुजरात का पूरा ट्राइबल बेल्ट कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन आज वो मोदी के नाम पर वोट करता है। यह बदलाव है जो आज एक बार फिर इंडिया अलायंस करने की कोशिश कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि एक जबरदस्त बदलाव के हम मुहाने पर बैठे हैं, जहां ट्राइबल पॉलिटिक्स और दलित पॉलिटिक्स दोनों अपने एक नए शेप, नए फॉर्म में आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगी, और देश की राजनीति और राज्य की राजनीति को प्रभावी करती हुई भी दिखाई देगी। ठीक वैसे ही जैसे कि इस बार के चुनाव ने एक बात स्थापित कर दिया है, मुस्लिम वोट बैंक ने यह तय कर लिया है कि उसे एंटी बीजेपी स्टैंड पर रहना है। और जाहिर सी बात है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास उसको यह भरोसा दिखेगा, वो उसी पार्टी के पास अपना मतदान करता दिखेगा। यानी कि एससी, एसटी और मुसलमान, ये 3 बड़े तबके हैं जिनकी राजनीति 2024 के लोकसभा के चुनाव के साथ तय होती दिखाई दी है। अब ये राजनीतिक दलों के बुद्धिमत्ता, उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है कि इन 3 तबकों का इस्तेमाल करके वो अपनी राजनीति को किस दिशा में आयाम देते हुए दिखाई देते हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव खत्म होने के साथ ही इस बात की स्पष्टता है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक नई सरकार का गठन होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ तैयारी इस बात की भी हो रही है कि आने वाले 12 महीने में तमाम राज्यों में चुनाव है साहब, और विधानसभा के ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा तो फाइनल है, लेकिन अभी कई और फाइनल बाकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नहीं, विपक्ष की तमाम दलें भी अब इस बात को लेकर सजग हो गई हैं कि उन्हें अपनी तैयारी कैसे करनी है। जैसे कि महाराष्ट्र, आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र में जो अभी गड़बड़ झाला चल रहा है, अजीत पवार के घर पर जो मीटिंग होने वाली थी उसमें 5 विधायक पहुंचे नहीं है साहब। अजीत पवार की पार्टी बनी रहेगी या वो शरद पवार के साथ जाकर मिल जाएंगे, क्योंकि 12 विधायक अजीत पवार के ये कहते हुए दिखाई दिए कि वो शरद पवार की एनसीपी में शामिल होना चाहते हैं। क्या शिवसेना शिंदे के तमाम विधायक बने रहेंगे या शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास जाकर मिल जाएंगे? महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ रहा है, और यह भूचाल लोकसभा के बाद विधानसभा के लिए आ रहा है। तो महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतदान होने और इसी साल होने हैं। 4 महीने के भीतर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हरियाणा की 90 सीटें हैं साहब, वहां पर भी जबरदस्त भूचाल चल रहा है। कौन आगे बढ़ेगा? सैनी साहब का क्या होगा? उन्होंने अपनी विधायकी आज जीती और शपथ भी ले लिया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा को बीजेपी की जीत दिला पाएंगे? बड़ा सवाल है। दिल्ली में 70 सीटें हैं। जनवरी के महीने में दिल्ली में मतदान होना है, जनवरी 2025। जनवरी के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी से ही अपनी पूरी तैयारी करनी शुरू कर दी है। बिहार में 243 सीटों में मतदान होने हैं फरवरी के महीने में 2025 में। ऐसे में आप जरा सोचिए, अभी से ही तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, तमाम लोग अपनी राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के साथ साथ विधानसभा की पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि गेम शुरू हो गया है, पहले से ही सब कुछ सेट हो रहा है। सबसे पहले आप बात करते हैं महाराष्ट्र की साहब।
महाराष्ट्र में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, भूचाल चल रहा है, जमीन पर बहुत सारे जोड़ तोड़ की बातें चल रही हैं। और ये जोड़ तोड़ की बातें दरअसल शुरू हुई उस जोड़ तोड़ से जिसने महाराष्ट्र को एक बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट बना दिया था। तो सबसे पहले 42 सीटों में कहां क्या होता, 48 सीटों में कहां क्या होता हुआ दिखाई दिया, आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीती, 26.18% वोट शेयर। शिवसेना शिंदे ने 7 सीटें जीती, 12.95% वोट शेयर। एनसीपी अजीत पवार ने 1 सीट जीती, 3.6% वोट शेयर। यानी कि अगर आप कुल मिलाकर देखें तो तकरीबन 50% के आसपास वोट शेयर लगभग आता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए अलायंस का। और जब आप इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो शिवसेना उद्धव 9 सीटें 16.52, कांग्रेस 13 सीटें 16.92, एनसीपी शरद पवार 8 सीटें 10.27। यह भी वहीं पे आता दिखाई दे रहा है। यानी कि दोनों गठबंधन में अगर आप देखें तो वोट शेयर में कहीं बहुत ज्यादा फर्क आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है साहब, 1% का भी फर्क नहीं दिख रहा। तो अब जरा सोचिए कि यहां पर स्थिति क्या होने जा रही है, क्योंकि अभी जो लोकसभा के चुनाव हैं उसका असर चाहे ना चाहे थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। अब वहां पर क्षेत्रीय दल बटे हुए हैं, एनसीपी शरद पवार और अजीत पवार के बीच में, और शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिंदे के बीच में। अब यहां पर जो भी फेरबदल होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करें उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें। देवेंद्र फडणवीस जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अच्छे परफॉर्मेंस न होने की वजह से अपने इस्तीफे की पेशकश की है। जाहिर सी बात है उनके ऊपर कई तरह के ठिकड़े फोड़े जा रहे हैं, यहां तक कि नागपुर को लेकर भी उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी तमाम स्टेट नीति बदलनी पड़ सकती है। बहुत बड़े पैमाने पर संगठन में फेरबदल होता हुआ दिखाई दे सकता है महाराष्ट्र में साथ। और इसके साथ साथ बीजेपी और शिवसेना शिंदे और एनसीपी के बीच में भी जो गठजोड़ है वो भी देखने वाली बात होगी। क्या एनसीपी अजीत पवार एनसीपी शरद पवार में जा मिलेगी, ये 1,00,000% का सवाल है जो कि महाराष्ट्र की राजनीति को डिफाइन करता हुआ दिखाई दे सकता है साहब। इसके साथ साथ अटकलें ये भी बहुत तेजी से लगाई जा रही हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे बीजेपी से हाथ मिला सकती है। तो यानी कि यहां पर कॉम्बिनेशन जबरदस्त तरीके से बदल सकते हैं। बीजेपी के लिए यहां पर मुश्किल की बात क्या रही, बीजेपी ने जितने नेता इंपोर्ट किए जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, मिलिंद देवरा, इन तमाम लोगों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। इस बार के चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव थे जिसमें संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर वहां पर एक अलग ही नैरेटिव गढ़ा गया, इससे भी बीजेपी को नुकसान हुआ। और मराठा आंदोलन ने तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सबक लेते हुए तमाम चीजों को बहुत जल्दी रिस्ट्रक्चर करना है। भारतीय जनता पार्टी इस काम पर लग चुकी है। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, अब इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया गठबंधन को भी अब तय करना पड़ेगा कि वो अपने गठबंधन को किस तरीके से संभाल कर रख सके। कांग्रेस में एरोगेंस सबसे पहले आता है साहब, हल्की सी जीत उन्हें बहुत एरोगेंट बना देती है। महाराष्ट्र में अगर इस जीत से, जहां पर उन्होंने उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा सीटें हासिल कर ली हैं, अगर ये एरोगेंस आई तो उद्धव ठाकरे इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसके साथ साथ हमें इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो एकजुटता दिखाई गई है उसमें ओवैसी की पार्टी, अगर औरंगाबाद को छोड़ दिया जाए तो कहीं बहुत ज्यादा उन्होंने तो असर नहीं डाला, लेकिन जो अम्बेडकराइट पार्टीज हैं वो काफी असर डाल सकती हैं। इनको अपने साथ लेना ही पड़ेगा अगर कांग्रेस और उसके साथ साथ इंडिया अलायंस अपने आप को इस रेस में रखना चाहते हैं। कुल मिलाकर इंडिया अलायंस और कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। वहां पर जो जीत मिली है वो है तो बड़ी अच्छी, लेकिन इस जीत को बहाल रखना बड़ी मेहनत का काम है और बहुत दिमाग से करने का काम है। अगर इस पर महाविकास अघाड़ी ने ठीक से काम नहीं किया तो बाजी गई हाथ से, ये तो आप तय मानिए। दूसरी बात, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर ही सफलता मिली। वोट परसेंटेज 46.11% मिला। 12% कम है ये वोट परसेंटेज, और ये छोटा नहीं होता साहब। कांग्रेस को अगर आप देखें तो कांग्रेस ने यहां पर बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाया, लेकिन वोट परसेंटेज भी कांग्रेस को ठीक ठाक ही मिलता हुआ दिखाई दिया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने यहां पर 1 सीट जीती है और 3.94% आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज है। अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती क्या है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को काम करना पड़ेगा। सबसे पहले गैर जाट राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अब जाटों को अपनी तरफ लाने की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना जाट समर्थन के सरकार पूर्णतः बना पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा।
यानी कि इस पर अब फोकस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने तमाम विधायकों को बदलने की बात सोचनी पड़ेगी। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को यह भी सोचना पड़ेगा कि जो अंतःकलह है, जो बीजेपी के तमाम नेता हैं हरियाणा में, उनमें जो असंतोष है उसे दूर करना पड़ेगा। तो लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा, जातीय समीकरण सही बैठाना पड़ेगा, जातीय आधार सही करना पड़ेगा और किसान आंदोलन से जो हुआ दुष्प्रभाव उसे किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। किसानों की दूरी दूर कर, उसकी नाराजगी दूर करनी पड़ेगी। तभी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपने दमखम के साथ आगे आ सकती है। अब छोटे दल यहां पर बहुत भूमिका निभा सकते हैं, जैसे कि जेजेपी अगर कांग्रेस के साथ या फिर बीजेपी के साथ अपना गठजोड़ बना ले तो उस पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है। यानी कि गठजोड़ की राजनीति को भी एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने भले ही यहां पर 5 सीटें हासिल की है, लेकिन सबसे बड़ी बात कांग्रेस के नेताओं में वो कहते हैं ना, अदकल गगरी छलकत जाए, ये वाली कहावत बहुत लागू होती है। अभी ऑलरेडी बहुत ही जल्द वहां पर जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं उनमें अहंकार भरने लगा है। तो अब कांग्रेस को जमीन पर आकर काम करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ने जमीन छोड़ी तो फिर हरियाणा से मुंह मोड़ना पड़ेगा। बात करते हैं दिल्ली की 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और दिल्ली की राजनीति कुछ इस तरीके से है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बीते 12-15 साल के वनवास को दूर करने का इससे बेहतर मौका नहीं आ सकता। क्योंकि अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी और उसके साथ साथ कांग्रेस दोनों के वोट शेयर मिला दीजिए, तब भी भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर के आसपास भी नहीं पटकता। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल में हैं और मुख्यमंत्री जेल में हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे को भुनाने से बेहतर मौका नहीं मिलेगा विधानसभा में। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के फेवर में क्या बातें जाती है? भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से काडर है, भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा स्ट्रक्चर है, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव जीते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली की जनता को अपनी तरफ कर पाए तो ये उसके लिए बहुत ही मुफीद होगा। सबसे बेहतर मौका दिल्ली में अपनी सरकार बनाने का भारतीय जनता पार्टी के लिए यही है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी चुपचाप बैठ जाएगी साहब? आम आदमी पार्टी के लिए करो या मरो है, क्योंकि पंजाब में इस बार उसके जो एंटी इनकम्बेंसी है बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। पंजाब में उन्होंने सिर्फ 3 सीटें लोकसभा में जीती हैं और दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं। कांग्रेस के साथ गठजोड़ के बाद भी नहीं जीत पाए, क्योंकि कई तरह की दिक्कतें यहां पर दिखाई दे रही थी। अब ऐसे में पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, तमाम बड़े नेता जेल में हैं। संजय सिंह को छोड़ दिया जाए और अगर आप केजरीवाल जी की पत्नी को छोड़ दें तो उसके अलावा कैंपेन के तौर पर बड़ा चेहरा सामने नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में आम आदमी पार्टी अपने आप को कैसे खड़ा करे, यह बहुत बड़ी चुनौती है। फ्री बिजली, फ्री बीज, पानी, बस, ये सुविधाएं तो दे चुके हैं, अब जनता को और क्या देंगे? भ्रष्टाचार के जो दाग लगे हैं उसको कैसे धोएंगे, यह सोचना पड़ेगा। और कांग्रेस के लिए साहब इस बार तो अस्तित्व की लड़ाई है। या तो दिल्ली में इस बार कांग्रेस रहेगी या साफ हो जाएगी। गठबंधन करने के बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने विरोध अपना जताया था। आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना कांग्रेस के लिए उतना ही मुश्किल का काम है जितना कि अपने पैर को दोबारा बांधकर खड़े कर पाना। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत है, आम आदमी पार्टी का काडर और कांग्रेस का काडर बिल्कुल एक दूसरे के विमुख है। दोनों ने अलग अलग राजनीति की है। अब ऐसे में एक साथ आए और अब एक बार फिर एक दूसरे से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की राजनीति करेगी विधानसभा में? अगर ऐसा करती है तो कांग्रेस अपने आप को उत्तर प्रदेश वाली स्थिति में ले आएगी, जहां कांग्रेस एक छोटा पार्टनर बनकर रह जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे गायब हो जाएगी। कांग्रेस के नेताओं के लिए यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को कांग्रेस में तय करना पड़ेगा कि साहब हम कहां जा रहे हैं। अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इंडिया अलायंस पर खतरा, अगर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ाएंगे तो दिल्ली में साफ। तो बहुत जिसको कहते हैं ना डेमोक्रेसी सोर्ड, ये लटक रहा है, एक तरह से तलवार लटक रही है कांग्रेस के ऊपर। अब आ जाते हैं बिहार के ऊपर। साहब ये चुनाव अपने आप में जबरदस्त होने जा रहा है इस बार, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने जो प्रदर्शन किया है वो अगर आप बाकी राज्यों के मुकाबले देखें, जितने भी बड़े राज्य हैं उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है, सटीक प्रदर्शन है। 2014 से यहां पर जो एक नया मूवमेंट शुरू हुआ और विधानसभा में नीतीश कुमार ने जब गठबंधन बनाई तो नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के सवाल हैं। नीतीश कुमार जी कभी यहां कभी वहां, उसके तमाम आंकड़े अभी आप स्क्रीन पर देखिए, तो मतलब वो हर जगह पहुंचते रहते हैं। उनकी सिर्फ एक शर्त है, मुख्यमंत्री मुझे बनाइए।
अनलेस कि कोई अब उन्हें कोई बहुत बड़ा पद केंद्र सरकार में दे दे, वरना वो मुख्यमंत्री पद पर तो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में अब जेडीयू के लिए यह तय करना होगा कि क्या वो बड़े भाई की भूमिका में होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी ही घोषणा कर दी है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में चुनाव होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दूसरे नंबर पर रख रही है, छोटे भाई की भूमिका में रख रही है। क्या यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सही अप्रोच है? क्या पंजाब का अप्रोच अपनाना विधानसभा में ज्यादा बेहतर ना होता? इस तरह के विचार भारतीय जनता पार्टी में चलेंगे जरूर, लेकिन गठबंधन की मजबूरी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी क्या विधानसभा में बीजेपी पर भारी पड़ेगी, यह भी भारतीय जनता पार्टी को फैक्टर करना पड़ेगा। अब आइए बात करते हैं उस पार्टी की जिसका सब कुछ दांव पर विधानसभा में है, और वो है आरजेडी। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने जिस बड़े पैमाने पर लोकसभा में चुनाव कैंपेन किया, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। लेकिन एक बड़ी बात निकल कर आई, चुनाव में कैंपेन तो बड़ा जबरदस्त किया, लेकिन पब्लिक कनेक्ट के मामले में अब ऐसा समझ में आ रहा है कि वो फिसड्डी साबित हुए। अब उनके पास एक ही मौका है, अगर वो अपनी पार्टी की साख बचाना चाहते हैं, अपनी पार्टी को लेकर आगे चलना चाहते हैं और लालू प्रसाद यादव की विरासत को लेकर आगे चलना चाहते हैं, तो इस बार आरजेडी को कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार में जनता के बीच में जंगल राज के डर को खत्म करना पड़ेगा। जातीय समीकरण अपने आप में बहुत मायने नहीं रखेंगे उनके लिए, क्योंकि जंगल राज का डर उनके ऊपर कहीं ज्यादा भारी है। और इसके साथ साथ शेड्यूल्ड कास्ट जो उनसे भागा हुआ है, उस शेड्यूल्ड कास्ट को अपने पास रखना पड़ेगा। इसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पब्लिक कनेक्ट अगर नहीं बना तो याद मानिए, तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक भविष्य पर खुद अपने हाथों से ताला लगाकर चाबी गंगा नदी में डालते हुए दिखाई देंगे। तो ये तमाम राज्य हैं जिसके भविष्य की रणनीति और राजनीति केंद्र सरकार के लोकसभा के चुनाव के साथ हुई है। लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन राज्यों में अभी तमाम पार्टियों का अपना अपना दांव लगा हुआ है। कौन आगे कौन पीछे, इस पर तो लगातार चर्चा होती ही रहेगी।